हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये सी टेट का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए सी टेट से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल कहा जाता है बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था को, लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, किशोरावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, एक नव नियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ऑप्शन ए है कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान, अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, या अपने ज्ञान का रोब गांठना। तो एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा कर हर स्तर पर होगा। शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, या फिर शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा हर स्तर पर कर सकता है। आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? बच्चे अध्यापक के सामने शैतानी नहीं करते। आपके माँ बाप ने आपको बताया कि यह सम्मानजनक व्यवसाय है। आपको इसमें रुचि है, या फिर इसमें व्यक्ति खूब पढ़ता रहता है। तो आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? क्योंकि आपको इसमें रुचि है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? एक अनुभव के लिए, प्रधानाध्यापक को खुश करने के लिए, छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए, या फिर प्रशासन को सहयोग देने के लिए। तो एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि आप प्रशासन को सहयोग प्रदान करने के लिए। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, या फिर 3 वर्ष की आयु के बाद। तो जो बच्चा जब 3 वर्ष की आयु के बाद स्कूल भेजने लायक हो जाता है, तब उसका नाम स्कूल में लिखवा देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे, छात्रों को तदनुसार अंक दे, छात्रों को उनकी गलतियों का रिकॉर्ड रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके, या फिर छात्रों को उनकी गलतियाँ बताता रहे, या इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और छात्रों को उनकी गलतियाँ बताता रहे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, या फिर छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। तो अध्यापक का वास्तविक जो कार्य है वह छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको पढ़ा दें बस और कुछ नहीं देखा है। सर्वोन्मुखी मतलब सभी तरीके से आपको छात्रों का विकास करना है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, या ये सभी। तो अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियां और उनकी प्रवृत्तियां देखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी यह सभी सही हो जाएगा। यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो तो वह छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, छात्रों के मन की बात जान नहीं सकेगा, पाठ्य विषय की मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा, या फिर छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा।
तो यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो तो वह छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चुपचाप पढ़ने की विधि से बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुपचाप पढ़ने से बोध क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता रहता है। छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, सही बात है। आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है, अर्थात ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि स्कूल में आम राय से काम करेगा, गलत बात है। वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा, सही है। वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा, बिल्कुल गलत है। वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा, ऐसा भी गलत है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि लक्षण नहीं है? वह जन्मजात होती है, वह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, वह अर्जित की जा सकती है, या फिर ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं। तो निम्नलिखित में से जो बुद्धि लक्षण नहीं है वह ज्ञान और बुद्धि अलग अलग नहीं है, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? रटने की आदत गलत है, बिल्कुल सही बात है। रटने से बुद्धि तेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। कुछ चीज़ें रटना जरूरी होता है, तथा लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? तो ऐसा सही है कि कुछ चीज़ें जो है रटने से याद होती हैं, लेकिन रटने वाली प्रक्रिया बहुत सही नहीं मानी गई, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, वह ऐसा हो कि सभी छात्र उसे हमेशा याद रखें, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, या फिर दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करें। तो दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इससे पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, सही बात। बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, राइट है। पढ़ाई में बच्चों को सहभागिता बढ़ती है, बिल्कुल सही, अर्थात ये सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, प्रश्नों को दोहराया जा सकता है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में दिया हुआ हो, या उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए। तो कक्षा शिक्षण के दौरान जो है शिक्षक को प्रश्नों को दोहराना चाहिए लेकिन उत्तरों को नहीं दोहराना चाहिए, इसलिए यह गलत हो जाएगा। लेकिन जिनके उत्तर प्रश्न पुस्तिका में दिए हों वैसे क्वेश्चन को आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जब उत्तर लिखा हुआ है तो पूछने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है। खोज विधि, प्रेरणा विधि, स्वाध्याय विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन मतलब स्वयं से खोज करें, कौन सा है? तो वह कौन सी विधि है? खोज विधि है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित और उसे दोहराने वाला होना चाहिए, या ये सभी। तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह जो पढ़ाए गए पाठ पर आधारित हो, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, या फिर परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, या फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो समझदार छात्र अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि? तो शिक्षण की सबसे कमजोर विधि पाठ्य पुस्तक विधि है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रधानाध्यापक के, ट्यूटर के, अध्यापक के या फिर राजनेता के? तो जो अध्यापक होता है, अध्यापक जो होता है उनका व्यवहार छात्रों पर अधिक पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर या फिर पढ़कर? तो जो स्वयं करके छात्र सबसे ज़्यादा सीखते हैं, यानी बहुत अच्छी तरीका से सीख जाते हैं। अगर बच्चा खुद करेगा तो वह कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर वह देखेगा, सुनेगा और पढ़ेगा तो उतना सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो स्वयं करके विधि वह सबसे अच्छी विधि है। छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को या फिर लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद चेक कर देना चाहिए, यानी जांचना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, सही है। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, बिल्कुल है सही। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग किया जाए, अभी आपका सही आंसर है, इसलिए ये सभी आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए? तो ये सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक के विधियों का प्रयोग उपयोगी हो जाता है, क्योंकि शिक्षण सुबोध इससे बनता है और ध्यान आकर्षित होता है तथा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है वह अपने प्रधानाध्यापक से, छात्रों से, प्रशंसकों से या फिर पुस्तकों से? तो जो शिक्षक होता है वह शिक्षण विधि सबसे अधिक अपने छात्रों से सीखता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक का मूल्य कार्य कौन सा है? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, यही शिक्षक का मूल्य कार्य है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था है? तो अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर या फिर उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर? तो बच्चों में स्व अनुशासन की भावना उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर पैदा की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? उनकी डायरी में लिख कर देंगे या फिर श्यामपट्ट पर लिख देंगे और बच्चों से कहेंगे कि वे उसे नोट कर लें, बोलकर उन्हें लिखा देंगे या फिर उनकी ज़बानी बता देंगे? तो आपको ज़बानी नहीं बताना है, अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनकी डायरी में लिख देना है आपको, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए, उनको महत्व ना दिया जाए, उनको शिकायत प्रधानाध्यापक से की जाए या उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए? तो कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने के लिए उनको महत्व ना दिया जाए, वो अपने आप सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर माना जाएगा। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे? गृह कार्य पूरा ना करना, पढ़ाई में कुछ सुस्त होना, पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना
या कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। तो सबसे गंभीर जब आप मानेंगे पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसे अपना विरोधी मान लेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसे व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। आपको मुंह नहीं छिपाना, उसके सामने जाना और अपना औचित्य प्रस्तुत कर देना, उसको समझाना और बताना है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। सही है। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, बिल्कुल सही। अर्थात यह सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। ज्ञान पाठ के लिए ग्लोबर योजना प्रयोग में लाई जाती है। हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ज्ञान पाठ के लिए हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, केवल कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, या फिर छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। तो शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसके प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम किसी और प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।